सभी को राम राम, नमस्ते, नमस्कार। आज हम बिलावर की एक ऐसी जगह जहाँ से हर व्यक्ति सोचता है कि मैं शुरुआत करूँ, ऐसे इंसान से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, अपने छोटे भाई दिनेश शर्मा जी है। इनके साथ आज हमारी पहली पॉडकास्टिंग है। और मैं सबसे पहले दिनेश जी के बारे में बताऊं तो आज से लगभग 10 साल पहले हम आपस में मिले थे। लगभग, ज़्यादा साल हो गए लेकिन लगभग लेके चलो कि अच्छे से हम जो एक दूसरे को जानते हैं आज से 10 साल पहले। दिनेश जी, आज से 10 साल पहले और आफ्टर 10 ईयर्स हम आप फिर से एक बार ऐसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिनेश जी, आपकी जानना चाहूँगा कि जो पढ़ाई है वो कहाँ से शुरू हुई और किस तरह से अपने लाइफ को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सुनील जी। एजुकेशन की बात करें तो मेरी एजुकेशन कोई बाहर से नहीं हुई है। मैं गार्डन ऑफ चिल्ड्रन हाई स्कूल देवल से मेरी 10th हुई है। उसके बाद हाई सेकेंडरी स्कूल बिलावर से मेरी +2 हुई है और जीडीसी बिलावर से मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। हाँ, तो ग्रेजुएशन जैसे इन्होंने बोला, तो जब ये 11th-12th पढ़ाई कर रहे थे बिलावर हाई सेकेंडरी में, तब से इनको जानता हूँ। छोटी सी, मतलब एक होता है छोटा बच्चा, और बिजनेस के चक्कर में उस समय जब मिलते थे, नहीं भाई साहब मुझे कुछ करना है, तो कुछ देर के बाद उसी के ऊपर हम आएंगे। तो दिनेश जी, पापा फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि मम्मी पापा किस बैकग्राउंड से आते हैं। देखो, अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली हम एक लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। फादर की बात करें तो वो पहले गार्डन ऑफ चिल्ड्रन हाई स्कूल देवल में ही टीचिंग एजुकेशन सिस्टम से। एज ए टीचर काम करते थे और मदर वही घर का काम करती थी। ठीक है, ये था इनका बचपन, जिस बचपन से मतलब इंसान सोचता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे उसके बाद एक अच्छी जॉब करेंगे। इस तरह से इन्होंने भी बताया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हम आते हैं। बेसिक जो एजुकेशन है वो यहीं के लोकल स्कूलों से हमने की। उसके बाद यहीं के कॉलेज में हमने पढ़ाई किया। कॉलेज के बाद जो आपका बोलते हैं हायर एजुकेशन, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की और किस में की। तो कॉलेज के बाद क्या था, मेरा किसी कारण मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, इसके कारण मैं एक सेमेस्टर का एक एग्जाम नहीं दे पाया था। उसके कारण मेरा जो 2017 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मुझे आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट रहता था। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं ड्रॉप आउट करूं और ड्रॉप आउट जब मैंने किया तो उस समय माइंड में एक आइडिया आया कि 1 साल फ्री क्यों बैठना। उससे पहले भी मैं काम करता था, अलग अलग काम, जो शायद बड़े सारे लोग आपके जो दर्शक हैं वो जानते होंगे कि मैं अलग अलग काम से जुड़ा हुआ था पहले ही। साइबर कैफे हो गया, डीजे का काम हो गया, जो जो भी मुझे मिलता था मैं कर लेता था क्योंकि उस समय सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, कुछ भी फैमिली में भी इतना नहीं था, तो जैसे भी हो हम करते थे। तो उस समय माइंड में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक साइबर कैफे की शॉप जो है वो स्टार्ट की जाए। और कॉलेज के बाहर सब मेरा लोग जानते हैं, बिलावर के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई भी फॉर्म लगता था तो व्हाट्सएप के माध्यम से सबसे पहले उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन आती थी। साइबर अरीना करके इनका हाँ एक जी, इन्होंने शॉपी अपनी जो है वो खोली थी। वहां से इनकी मतलब जो बिलावर में जितने भी बच्चे पढ़े हैं, बिलावर कॉलेज में हाँ। खासकर, वो सब इनको जानते हैं। और वहां से आपका उसके बाद फिर क्या हुआ कि मेरा उस साल दुकान खोलने के बाद मेरा जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में नंबर आया। लेकिन वहां मैं एक समस्या में आ गया था कि अगर मैं जम्मू यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में चला जाता तो हो सकता था कि मेरी जो दुकान के ऊपर जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करी थी वो बेकार हो जानी थी। बिल्कुल तो मैंने वहां से एक फैसला किया कि ड्रॉप आउट करूं और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ कि मैंने उस समय एक डिसीजन लिया कि मैं खुद 1 साल के लिए ड्रॉप करूं। ड्रॉप किया आपने हाँ, मास्टर्स के लिए। हाँ, मास्टर्स के लिए। ये बड़ी बात कह रहे हैं। आज के ज़माने में आप किसी बच्चे को बोलोगे ना 1 साल वेस्ट करना, तो कहता नहीं नहीं, मेरे क्लास के दोस्त या मेरे फ्रेंड्स या क्लासमेट्स आगे चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, अपने आप को 1 साल अपना ड्रॉप करना। उसके बाद मैं 2018 में फिर से फॉर्म सबमिट किया, जूट का एग्जाम दिया और उस साल मेरा नंबर आया कठुआ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। और आई थिंक मेरी लाइफ को बदलने का जो काम किया वो जो 2017 के बाद जो 1 साल का ड्रॉप आउट था उसमें, और जो मैंने एमसीए की कठुआ कैंपस में जाके वहां पे जो टीचर्स थे और जिस तरीके से उन्होंने हमें चीजों के बारे में, रियल लाइफ के बारे में समझाया,
जो वहाँ हमारे जितने भी टीचर्स अवेलेबल थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर सौरभ शास्त्री जी थे, अमित सर जी थे, अजय सर थे, ऋतिक सर थे। जब हम उनके साथ बैठते थे तो हमें एक एक्सपोजर मिला कि यार हमने जिंदगी में जो बिलावर में किया, जो सीखा, वो कुछ नहीं है। लाइफ के बारे में सच में पता चला कि लाइफ होती क्या है, कैसे जीनी है, और कैसे आपने जो खुद की जो ड्रीम्स है वो पूरे करने। वो सब मैंने कठुआ कैंपस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में जाकर ही सीखा। इन्होंने कहा कि 1 साल ड्रॉप करने के बाद जो लाइफ किस दिशा में हमें जाना चाहिए, और जो मेरा वो डिसीजन था वो वाकई मेरे लिए शानदार था। जो टीचर्स मिले उन्होंने इस तरह से तराशा, कहते हैं भगवान भी व्यक्ति को बना के भेजता है और इंसान भी मूर्तियां बनाता है। और एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही, जो मूर्ति बनाता है वो कहता है, हे भगवान, जो तूने व्यक्ति भेजे वो घमंडी है, वो अपने आप को, जिसको बोलते हैं ना, अहंकार में रहते हैं, लेकिन जो मैं बना रहा हूँ वो एक मंदिर बन जाती है, एक भगवान बन जाता है। तेरे बनाए इंसान जो आज की दुनिया में अपने दूसरों की वैल्यू नहीं समझते, वो भी नतमस्तक होते हैं वहां के। तो एक गुरु का जब अच्छा हाथ सिर पे आ जाए तो इंसान की जिंदगी जो है वो बदल जाती बिल्कुल। है। एमसीए किया इन्होंने, और जितने भी बैचमेट थे मैक्सिमम कोई पीएचडी के लिए गया होगा। क्या आपने पीएचडी के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं, जब मैं एक्चुअली मैं एमसीए कर रहा था तो उसके 1 साल के बाद मेरे माइंड में एक पिक्चर क्लियर हो गई थी कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं जाना। वाह, बड़ी बात कह रहे हैं। आज के जमाने में किसी को भी पूछोगे ना, वो आपने देखा होगा लगी है भीड़, गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट पहले ही क्लियर था। पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर से ही मेरा क्लियर था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना। एक चीज पूछूंगा, जो आपकी उस टाइम के बैचमेट हैं या आज आपसे मिलते हैं, कोई बड़े बड़े ऑफिसर बने होंगे, आप पता है हमारे बहुत सारे बैचमेट जो ऑफिसर बने हैं, क्या कहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहते हैं, मतलब ज्यादा तो आजकल किसी से बात होती नहीं है, अपने काम में इतने बिजी रहते हैं। बाकी जो जो दोस्त हैं जिनसे बात होती है, तो वो अपनी लाइफ में वो खुश हैं, अपनी लाइफ में मैं खुश हूँ। आ, ये था इनका पहले वाला लाइफ। अब हम जिस बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात, जो इनके माइंड में जो पिक्चर क्लियर हुई थी, उस पिक्चर के बारे में एक बोलते हैं ना, वो पिक्चर, वो पर्दा आज हम बिलावर और बिलावर के डिजाइनिंग के जितना भी क्षेत्र है उन सब लोगों के सामने लाने जा रहे हैं। हर व्यक्ति पढ़ लिख कर जॉब के पीछे जाता है, आपने स्टार्टअप के पीछे जाने की सोची कि एक न्यू स्टार्टअप और ऐसा स्टार्टअप, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये उस फील्ड से आते हैं, उस फील्ड में इनका ग्रेजुएशन हुआ है, उस फील्ड से इन्होंने मास्टर्स करा है, और मास्टर्स करने के बाद इन्होंने जब कहते हैं ना कि हम कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो 10 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी में रहने वाला है, तो 10 सालों को लेके इनका मास्टर्स करते समय इनके दिमाग में वो पिक्चर क्लियर था। आज बात करने जा रहे हैं, आपको तो बहुत बहुत मुबारक हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की। आज शुक्रिया। आप उसके फाउंडर हो और एमडी भी हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। मैं बात करूं स्टार्टअप जर्नी की, आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का आइडिया? एक्चुअल में जब मेरी मास्टर्स चल रही थी उस समय कोविड आ गया, और कोविड की मार आई थिंक सब हाँ, बच्चे को पड़ी हुई है। तो उस समय क्या हुआ, मैं जब घर पे था कोविड के टाइम पे, तो उस समय मैंने वेब डेवलपमेंट और पाइथन सीखने की कोशिश की, और विद इन 6 मंथ मैंने वो सीख लिया, और मेरा जो फाइनल प्रोजेक्ट था वो भी उसी के ऊपर बना। तो उस समय मेरे कुछ दोस्त थे, सुनील सिंह सुम्बड़िया एंड पवन वर्मा, उनके साथ मिलके हमने एक कंपनी स्टार्ट करी, इसका नाम था साइबर एरिना इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। उस कंपनी को हमने 1 डेढ़ साल जब रन किया, मतलब 2021 से आगे 21-22 तक, तो एक ड्रॉबैक उस समय मुझे ये दिखा कि जो बिलावर के अंदर कंप्यूटर की बात करें, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो भी थे, उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो उन ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखने के बाद मेरे माइंड में एक आइडिया आया 2022 में कि क्यों ना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यहाँ पर स्टार्ट करें। दूसरा मेन ये था कि सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था एक अच्छा। जब आपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की बात की कि आइडिया आ गया, तो कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी स्टार्टअप करना हो तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है?
देखो, स्टार्टअप के वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने आप से सच बोलना कि यार ये काम मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। न्यू स्टार्टअप किया आपने, न्यू स्टार्टअप होने के बावजूद क्या था, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आपने चलाया, कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाना है। तो आपको पता है कि उस समय आपने जब मास्टर्स के बाद आपको रियलाइज हुआ कि 10 साल के बाद इस चीज़ की ज़रूरत रहने वाली, तो वाकई आपका 18-20 में कंप्लीट हुआ, 5-6 साल तो हो ही गए। तो स्टूडेंट का ट्रस्ट जो होता है कि मुझे कंप्यूटर पढ़ना चाहिए, मुझे कंप्यूटर सीखना चाहिए, वो ट्रस्ट आपने कैसे जीता? देखो, उस ट्रस्ट के दो मेरे मेन रीजन थे कि जब हमने सोचा कि ये करना है, तो हमने ये नहीं सोचा कि एक दुकान किराए पे लेकर वहां पे स्टार्ट किया जाए। हमने एक पिक्चर माइंड में बनाई कि इस तरीके से इंस्टीट्यूट होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा होना चाहिए। जो यहाँ की उस समय यू कैन से कि कमियां थी इंस्टीट्यूट की, वो हमने दूर करी। दूसरा, अगर ट्रस्ट की बात करें तो पहले जब मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करा, पहले वही बच्चे आए जिनके घर वाले, जिनके रिश्तेदार मुझे जानते थे। एक बात और करूंगा, बड़ी मजेदार बात है। जब आपने इंस्टीट्यूट खोला, इंस्टीट्यूट खोलने के बाद क्या आपके दिमाग में एक मिनट या एक दिन के लिए ऐसा आया कि मैंने जॉब की होती, एमसीए किया है, वो ठीक था, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, ऐसा कभी रियलाइज हो? नहीं, कभी रियलाइज नहीं? ऐसा, देखो अभी मैंने आपको यही कहा था कि जब माइंड में पिक्चर क्लियर होती है ना कि मुझे ये करना है, सपोज आपको आपके माइंड में पिक्चर है ना, मुझे आईएएस केएस या कुछ बनना है, फिर आप उस चीज, उस डिसीजन को लेकर कभी रिग्रेट नहीं करते हो। मेरे माइंड में पिक्चर क्लियर थी कि मुझे बिजनेस करना है, मुझे इस फील्ड में आगे जाना है। मुझे आज तक कभी रिग्रेट नहीं हुआ। हाँ, सिचुएशंस ऐसी आई, परिस्थितियां खराब हुई, जिस हिसाब से इंसान सोचता है कि जैसे मैंने सोचा था कि 2 साल में मैं यहाँ पहुंचूंगा, उस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचे। लेकिन कभी भी इस तरह से अपने आप को निराश नहीं किया कि ये मैंने लाइफ में एक गलत डिसीजन लिया हुआ है। जो भी न्यू स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे हैं, पहले दिमाग में वो पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट स्टार्टअप के लिए हमें पैसे दे रही है तो हम पैसा लेंगे, स्टार्टअप करेंगे, फेल होगा तो चले जाएंगे, नहीं। जो भी करना है शिद्दत से करना है, जैसे भाई साहब ने पहले क्लियर कर रखा है कि मुझे ये करना है और अगले 10 साल इस फील्ड में मैं खूब, बोलते हैं, कमाऊंगा भी, क्योंकि जो काम करना है तो कमाई तो करनी है, लेकिन कमाऊंगा इस तरीके से कि जो मेरा प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा वो अच्छी जगहों पे जाके अच्छी सेवाएं अपनी दे पाए। ये थी बात स्टार्टअप की। अब हम बात करते हैं कि एजुकेशन एंड स्किल्स क्या इसमें इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम में डिग्री ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्किल्स? देखो, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करोगे, कुछ बोलते हैं डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बोलते हैं स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है कि डिग्री के साथ साथ स्किल से बड़े इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई डिग्री करते हो, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो आप उस इन्वायरमेंट में रहते हो, आप उस वातावरण में चीजों को सीखते हो। और स्किल्स वो होते हैं जो आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे, जिसके बेसिस के ऊपर आपको काम मिलेगा, आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। तो आज की डेट में डिग्री इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस डिग्री के साथ स्किल्स होना। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, हमने सुना भी है, क्रैमिंग करते हैं, बुकिश नॉलेज रखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल और स्किल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। आपने लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया इंस्टीट्यूट ओपन किए। आपके हिसाब से स्टूडेंट्स सबसे बड़ी गलती क्या करता है पढ़ाई के समय? देखो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बड़ी बार बच्चों को सुनाता हूँ कि मैंने इसलिए ये क्वेश्चन किया क्योंकि हम बड़ी बार आपके इंस्टीट्यूट में विजिट करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वो हमें देखने को मिलती हैं जो बाकियों से अलग आपको बनाती है। बहुत सारे बच्चे आपके यहाँ से पढ़कर बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में विजिट करवाते हैं। वहाँ का जो लर्निंग का माहौल है, प्रैक्टिकल है, स्किल्स है, वो आप करवाते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन आपसे जानना जरूरी। देखो, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे ये करते हैं कि सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आज बिलावर है, बिलावर के अंदर जीडीसी बिलावर, जो मेरे बिल्कुल नजदीक कॉलेज है, बिल्कुल। मेरी ग्रेजुएशन भी वहीं से हुई है। आज जो बच्चा ग्रेजुएशन कर रहा है, उसको ये नहीं पता है कि वो कर क्यों रहा है, बिल्कुल। और ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। 100 में से 90 बच्चे ऐसे ही नहीं, मिले। 100 में से 99 बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता है कि आपका वो, वाई क्लियर नहीं है उनको आज तक। हाँ, उनको अपना ये नहीं पता है कि मैं ग्रेजुएशन क्यों कर रहा हूँ।
उनको इतना पता है मैं कर रहा हूं, क्योंकि जब तक उनको ये नहीं पता होगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, वो अपना 100% एफर्ट नहीं डालेंगे। ऐसा तो नहीं कि देखो देखिए। नहीं, देखो देखी तो हर जगह चल रही है आजकल। क्या है कि पेरेंट्स देखो देखी बड़ी कर रहे हैं पेरेंट्स। कि अगर उस इंसान का बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहा है तो मेरा उससे ज्यादा बड़े स्कूल में पढ़ना चाहिए। अच्छा, कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, इंडिया में कंप्यूटर एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको क्या लगती पहली जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है कि कोई भी ऐसा रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है जो इन इंस्टीट्यूट्स को रेगुलेट करता हो। क्या हर स्टूडेंट आईटी फील्ड के लिए बना होता है? नहीं, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग स्किल्स होते हैं। मतलब हर एक स्टूडेंट इस फील्ड के लिए नहीं, नहीं, बल्कि प्रेजेंट जो एरा है उसमें तो कंपलसरी है। देखो आपने कहा कि इसके लिए बना है, ठीक। बना नहीं है वो आईटी के लिए। हाँ, उसको आईटी आनी चाहिए, उसको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको एआई की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन हर एक बच्चा कंप्यूटर एआई में कैरियर बनाएगा, उसका आंसर नहीं है। ये था एजुकेशन स्किल्स क्यों जरूरी है। अब हम बात करेंगे कोर्स ऑफ फ्यूचर, उसका स्कोप क्या रहने वाला है। पहला, आज के टाइम पे कौन सा कंप्यूटर स्किल जो है वो सबसे ज्यादा डिमांड में है? देखो प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो अभी अगर कोई जैसे 2 साल पहले किसी ने मुझे पूछा होता ना, तो मैं उसको यही आंसर देता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ो सीखो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट लेकिन जो बच्चा आज इस फील्ड में जा रहा है, जो आज बीटेक करने के लिए जा रहे हैं, वो ये सोच लें कि आने वाले सालों में एआई और क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे फ्यूचर को बदल के रख देगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चीजें सीखनी है कि एआई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आप उन दोनों एस्पेक्ट्स को लेके चीजों को करोगे, सीखोगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में। अदरवाइज फिर आप वही बात आ गई कि जबरदस्त पॉइंट इन्होंने कहा, इसी के ऊपर मैं आने वाला था कि मैंने बोला कि कौन सा कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, एआई। एआई एआई और ऑटोमेशन से स्टूडेंट को डरना चाहिए या इसको यूज करना चाहिए? देखो मैं आपको एग्जांपल देता, बड़ी सिंपल एग्जांपल है। आज से 8-10 साल पहले जब यूपीआई पेमेंट आया था, तो हमारे क्या व्यू थे कि ये ऐसा नहीं होता जी, हाँ ऐसा नहीं होगा, क्या हो बैंक ही बैंक है, हाँ पुराने लोग। उन्हें से डोगरी गल सुनना तो सही सिर्फ इतना सीधा उन्हें फोने पे भेजने। बिल्कुल, क्योंकि वो पहले हमारे हाथ में नोट आते थे, यहाँ हाँ डिजिट जाते हैं सिर्फ। हाँ, अब उसका अब आज, लेकिन आज 10 साल बाद आज की बात करो, आज हर व्यक्ति यूपीआई से पेमेंट, यूपीआई से पेमेंट कर रहा है, जो अनपढ़ है वो भी यूपीआई से पेमेंट कर रहा है। अब बात आती है एआई और ऑटोमेशन। आज हर व्यक्ति क्या बोल रहा है, कि एआई जो है, एआई हमारी जॉब सिखाएगा, हाँ, मतलब ऑटोमेशन हमारी डरे जॉब। हुए हैं, पूरा हाँ, सेक्टर हिला हुआ है इससे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये और जॉब्स क्रिएट होंगी और डेवलपमेंट होगी, और वही व्यक्ति जो इन चीजों को सीखेगा, ऑटोमेशन को सीखे, वही कामयाब होगा। क्योंकि आज कंपनीज को ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो एक काम करे, आज कंपनीज को वो बंदा चाहिए जो 10 काम अकेले कर ले। अच्छा, इसके साथ ही कोई मेरा प्रश्न रहेगा कि आने वाले 2 या 3 साल के बाद कौन सा स्किल सबसे ज्यादा जो है ग्रोथ में होगा? देखो कुछ ऐसे स्किल्स एक सब सेक्टर बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं किसी पर्टिकुलर एक सेक्टर के बारे में बात नहीं करूँ, जनरल की बात करूँ। देखो एआई आई है, कुछ स्किल्स ऐसे होंगे जो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट का एक पेपर पब्लिश हुआ था, उसने में 40 ऐसे स्किल्स थे जो कभी एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगी, वो लिस्ट थी। और 40 ऐसे थे जो एआई रिप्लेस कर सकती है, कर रही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पहले क्या होता था, एक स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती थी, बिल्कुल होती थी। लेकिन आज स्टेनो के फॉर्म कितने कम लग रहे हैं। 0.00 स्टेनो का काम क्या होता था, शॉर्ट हैंड, 60 बिल्कुल कि जो जल्दी जल्दी में बोला जा रहा है वो लिखना है। लिखना है, बिल्कुल उनके बट साइन से रहते हैं, आज साइन आज आज एआई आ चुका है, आप जैसे बोलोगे वही आपका टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा बेनिफिट, जिस बंदे को स्टेनो आती थी वही पढ़ सकता था, बट दूसरा नहीं पढ़ सकता था। अब ये जिसको आती है
नहीं ये आती है, नियत सब है वो सब पढ़ पढ़ ले, सकते हैं, सभी इसको पढ़। नहीं तो वो डालो तो सुनने के लिए हाँ, भी आ जाएगा। सब कुछ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिगिनर के लिए बेस्ट रोड मैप क्या होना चाहिए? बिगिनर्स जैसे मतलब कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा बिजनेस है। का स्टार्ट। देखो, बिजनेस का पहला एक ही रूल है कि अगर आप जिंदगी के 10 साल उस काम में दे सकते हो, जिंदगी के 10 साल, बड़ी बात कर रहे हो, तब तो आधी लाइफ चले नहीं, जाएगी। अगर लाइफ के 10 साल दे सकते हो और तब बिना किसी इस चीज को ध्यान में रखे कि मैं 10 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, तो आप बिजनेस में जाओ। जैसे भाई साहब अभी हमारे डिस्कशन चल रहा था, मैं एक अपने भाई दिनेश से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एमडी हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के को फाउंडर से बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो इंसान 10 साल अपनी लाइफ के दे सकता है वही सिस्टम में बैठ सकता है। हर एक इंसान, जैसे आपने कहा मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हर एक वो बच्चा जो मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो सोचता है मेरी जॉब नहीं लगेगी, इसके बाद मैं अगर स्टार्टअप करूँ तो मेरे को जो है उसका रिजल्ट विद इन डेज में मिले। हर व्यक्ति विल गेट नहीं होता, हर व्यक्ति वो 10 साल लेके नहीं बैठ सकता फील्ड में। तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? देखो, 10 साल जो मैंने कहा ये था कि आप 10 साल के बाद आपको एक अच्छा फ्रूट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब हम पेड़ लगाते हैं, है ना, पेड़ की अगर एग्जाम्पल लो तो पेड़ जब बड़ा होता है तो सीधा हमें वो नहीं देता फल, लेकिन उस पेड़ के और क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं, जैसे छाया में हम बैठ जाते हैं उसकी। पत्ते वैसे ही काम आते हाँ, हैं। वैसे ही बिजनेस में क्या होता है कि सपोज आपने 3 साल लगा दिए ना, 3 साल के बाद आपका सर्वाइवल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका सर्वाइवल स्टार्ट हो जाएगा कि आपका जो दिन प्रतिदिन जो आपका खर्चा है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स, अब हमारी ये बात भी हुई कि किस तरह से हमारा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी है, क्या हमें करना है क्या नहीं करना है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए आपकी डायरेक्ट एडवाइस क्या रहेगी, उसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। आज के ज़माने में जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, वो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा कोर्स हम लें, कौन सा कोर्स हम नहीं लें। बहुत देखो, सारे स्टूडेंट आपने देखा होगा, जब हम 10th करते हैं, 10th तक तो एक सीधा रोड मैप है हमारे पास, हमें ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। उसके बाद हम डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें क्या चूज करना है, किस फील्ड में हमें जाना है। उसके लिए क्या? देखो मैं कुछ आपको ना डिटेल में चीज समझाता हूँ। देखो, 10th के बाद अभी देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, सबको पता है। सबको। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद हमारे पास आफ्टर 10th 27 से ज्यादा सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन मैं एग्जाम्पल लेता हूँ बिलावर की, कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 5 से 6, वो भी नहीं इतने मिलते हैं, मतलब 3 से 4। हमें पता ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन क्या हैं। बिल्कुल। अब वो जिम्मेदारी कौन लेगा? अ, हर एक उस व्यक्ति को लेनी चाहिए जिनके बच्चे हैं, नहीं तो कैरियर काउंसलिंग होना चाहिए, पर इस तरह का माहौल हमारे क्षेत्र में मिलता नहीं नहीं है। है। अभी देखो, नहीं, देख रहा हूँ आप काफी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो बहुत सारी गाइडलाइंस बच्चों को मिल रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ऐसा माहौल अभी तक था नहीं। इसलिए हमारा ये पॉडकास्ट है, जो बच्चे हमें देखेंगे उनके फ्यूचर की बात है भाई साहब, इसलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। हर तीसरे से चौथे दिन हमारा पॉडकास्ट आने वाला है। देखो, अब कैरियर की बात मैंने आपको बोला 27 के ऑप्शन है, एक तो हमें पता नहीं है, दूसरा हम हमेशा कैरियर ना देखो देखी में चूज करते चूज हैं। करते हैं। अब मैं आपको सिंपल सवाल पूछता हूँ, 2-3 सवालों का आपने मुझे जवाब देना। भारत की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इसमें ये लिखा था कि भारत में 93% लोगों को सिर्फ 7 करियर ऑप्शंस के बारे में पता है। अब मुझे बताओ, 140 करोड़ देश को चलाने के लिए कितने करियर ऑप्शन चाहिए? 7 चाहिए। 7 से तो कुछ बनेगा ही नहीं। आप मैं बोलता हूँ उस बच्चे को सिर्फ एक सवाल खुद से पूछना है कि सुबह से लेकर शाम तक वो जो भी ये काम कर रहा है, जो है उसके इर्द गिर्द कितने करियर ऑप्शन हैं। हम लोग सिर्फ, अच्छा पेरेंट्स की बात करें, पेरेंट्स को 4-5 समझ में आते हैं, 4-5 भी नहीं। और कंपटीशन भी उन्हीं 7 में है, बाकियों में कंपटीशन ही नहीं है। और जो बोल रहे हैं ना कि हमें जॉब नहीं मिल रही, वो उसी 7 वाले हैं जिनको 7 के बारे में पता था। तो कैरियर जो बच्चे डिसाइड कर रहे हैं ना, ये डिसाइड कर रहे हैं बाई चांस, मतलब इनको अवेयरनेस नहीं है। इंसिडेंट। हाँ, जैसे हमने सुना कि एक्सीडेंटल ये हुआ, वही इनका कैरियर भी एक्सीडेंटल और देखो देखी से होता है। इन्होंने बात की कि 140 करोड़ हमारे भारत की पॉपुलेशन है और 7 ही कोर्स में वो कंपटीशन कर रहे हैं।
140 करोड़ पॉपुलेशन जो हमारे भारत की, सिर्फ और सिर्फ 7 जो हमारे कोर्सेज हैं उनमें कंपटीशन कर रहे हैं। इन्होंने कहा 27 से ज़्यादा कोर्सेज हैं हमारे पास, कोर्सेज कॉम्बिनेशन है, जिनके पीछे हम जा ही नहीं रहे, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल वैसा है। इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन इनसे रहेगा, क्या हमें फ्री यूट्यूब से पढ़ना चाहिए या एक महंगे इंस्टीट्यूट से हमें पढ़ाई जो है वो करनी चाहिए? देखो, मतलब महंगा इन द सेंस के पेड इंस्टीट्यूट से हमें पढ़ाई अब करनी इसके दो बेनिफिट्स हैं। अगर किसी को उसकी लाइफ का पाथ क्लियर है तो वो कहीं से भी पढ़ सकता है। हम्म। लेकिन अगर आप वैसे हो, डिस्ट्रैक्टेड माइंड से पढ़ रहे हो, फिर आपको यूट्यूब नहीं देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर स्ट्रक्चर्ड लर्निंग नहीं होती है। हाँ, जब आपको पता है कि स्ट्रक्चर लर्निंग के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं पढ़ना है, यूट्यूब पे जाओ, सीखो, फिर कहीं से सीखो। मतलब गाइडेंस बहुत हाँ, जरूरी लेकिन बिना गाइडेंस से सीख रहे हो है वो। तो वो आपको, मैं कह सकता हूँ कि वो आपको मिलती है अधूरी इन्फॉर्मेशन। इसके साथ एक और क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि ये मतलब स्टूडेंट्स के लिए है तो बिल्कुल उसके इंटर रिलेटेड हमारा रहेगा, जॉब गारंटी के क्लेम्स पे स्टूडेंट्स को क्या ध्यान में रखना चाहिए? देखो, जॉब गारंटी मैं दे सकता हूँ, मैं किसी को दे सकता हूँ कि आओ, ये कोर्स लेकिन लो, और हाँ, जॉब की गारंटी जॉब है। गारंटी, लेकिन जो जो सुन रहे हैं भाई, हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जरूर अपनी देखो, लेकिन विजिट करें। और लेकिन मैं आपको बताता हूँ ना, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं सबको गारंटी दी होती है कि भैया, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है ना। अब उस कंडीशन के ऊपर जो स्टूडेंट खरा उतरेगा, मैं उसी को जॉब दिलाऊंगा। जॉब बिल्कुल। अगर मेरा किसी कंपनी के साथ कंटेक्ट है, उस कंपनी में मैं ऐसा व्यक्ति भेज दूंगा जो काम के लायक नहीं होगा, तो उसमें नुकसान किसका होगा? मेरा होगा। अल्टीमेटली इमेज मेरी खराब होगी। और हर बच्चा जॉब के लिए नहीं बना होता। हर बच्चा जॉब के लिए नहीं बना होता। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, एवरेज स्टूडेंट भी आईटी फील्ड के, मतलब जो आईटी फील्ड है उसमें सक्सेस पा सकता है क्या, जो एक बिल्कुल, एवरेज स्टूडेंट है? बिल्कुल पा सकते। देखो, अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट का इंटरेस्ट। मैं आपको बताता हूँ अपनी बात। मैंने ग्रेजुएशन में बॉटनी जूलॉजी पढ़ी हुई है, कंप्यूटर मेरा ऑप्शनल था। उस समय वैसा था हाँ, माहौल, मैं कंपटीशन मैं वैसा मिला था। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ। नहीं, कंपटीशन वैसा हाँ, मिला था। देखो, कह सकते हैं कंपटीशन वैसा मिला था। मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरा इंटरेस्ट किस में था? कंप्यूटर आईटी, में। कंप्यूटर में। और मैंने वही कैरियर पाथ चूज कर लिया। अगर इसी की जगह मैंने मास्टर्स करी होती किस में? बॉटनी में, बॉटनी में आज लेक्चरर जूलॉजी में, होते, ना 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 ना, कुछ नहीं होता, खज्जल होना था, गल्ले क्योंकि ट्यूशन मेरा पढ़ाते। इंटरेस्ट ही नहीं था। ठीक है, इन्होंने इंस्टीट्यूट खोला है, हर एक उस चीज के लिए, हर एक उस चीज के रिलेटेड मेरा ऑपरेशन रह रहा है जो एक स्टार्टअप जो इंसान करता है, उसके हर एक क्वेश्चन उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए। जैसे इनका इंस्टीट्यूट है तो उसके बिल्कुल रिलेटेड मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन रहेगा, इंस्टीट्यूट का विजन क्या है अगले 10 साल को लेकर? वैसे मेरे इनको प्रश्न रहेंगे। प्रश्न बड़े मजेदार हैं, क्योंकि जो बच्चा इनके पास आएगा तो अगर विजनेबल पर्सन है तो वाकई वो स्टूडेंट जहां से निकलेगा ना, एक अच्छा अपना लाइफ जो है वो जी रहा होगा। मेरे को आपसे क्वेश्चन रहेगा कि वाई HCL, आपका इंस्टीट्यूट दूसरों से अलग कैसे है? देखो, कहने को तो मेरे पास हजारों पैरामीटर्स हैं। अब किसी पैरामीटर के ऊपर आ जाओ, हम सबसे बेस्ट हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, जब आपने, देखो, किसी बच्चे ने स्किल सीखना है ना, मैं छोड़ो कंप्यूटर की बात, मैं स्किल की बात सोच, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अगर कल को आप बीमार हो जाओ, आप किस डॉक्टर के पास जाके अपना इलाज कराना चाहोगे? सपोज आप बिलावर में बीमार हो, बिलावर में आप क्या ढूंढोगे? बेस्ट डॉक्टर, ठीक नॉलेजेबल है। डॉक्टर। अगर आपको एजुकेशन देनी है अपने बच्चों को, तो कहाँ दोगे? जो बेस्ट होगा। ठीक है। अब ये, अब आपके सवाल दो इनके ऊपर। जब आप बेस्ट डॉक्टर ढूंढोगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप ढूंढो। उसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ढूंढोगे, आप ये भी देखोगे कि वो डॉक्टर ट्रस्टवर्थी है कि नहीं है, आप ये भी देखोगे, सेफ्टी सिक्योरिटी भी सेफ्टी सिक्योरिटी भी देखोगे। आप स्कूल में जब बच्चों को भेजोगे, हर एक पैरामीटर को चेक करोगे। तो जब मैं बोलता हूँ कि कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना आपको, तो वो पैरामीटर्स ध्यान में क्यों नहीं रखे जाते? इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि क्या चीजें देखो। इन मेरा क्वेश्चन इनके लिए था, इन्होंने मेरे से उसका जवाब दिला दिया। तो विजन क्लियर है, क्या पैरामीटर है, क्यों हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट बाकी इंस्टीट्यूट से
अलग दिखता है। आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे इतना फोकस क्यों करते हो? क्योंकि जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे उस जमाने में प्रैक्टिकल तो था ही, पढ़ो रटो पास करो। देखो, प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल क्यों हमारे लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इतनी जरूरी है? पहली एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो इंडस्ट्री है ना, ये कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। दूसरा जो आपका सवाल है कि प्रैक्टिकल के ऊपर मैं ध्यान क्यों देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल से ही चीजें आती हैं। कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करने से आता है। मैं बच्चों को यही बोलता हूँ, करने से ही होगा, नहीं करोगे नहीं होगा। और आपने पूछा HCI का 10 साल का विजन क्या है। मेरा हर साल सिलेबस चेंज होता है। जो मेरा पहला बैच का सिलेबस था, तीसरा साल मुझे ओपन हुए है, और ये मेरी तीसरी रिवीजन है सिलेबस के अंदर। तीसरी बार सिलेबस चेंज हो रहा है, और हमने आज और हर टाइम के हिसाब जिस चीज की जरूरत पड़ी आपने वो चीज हमने एक ऐसा समझ मॉडल ली। डेवलप कर दिया होगा, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबको बता नहीं सकता, देखो लेकिन मैंने कहा था बिजनेस भी जरूरी है। हाँ, मैं बता नहीं सकता, बट मैं आपको लिख के देता हूँ कि ऐसा मॉडल पैन इंडिया में कहीं नहीं है। बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप। हाँ, आपका गोल, अपने बच्चे आए आपके पास, पढ़ाई की, सब कुछ हुआ, क्या आपका गोल सिर्फ बच्चों की प्लेसमेंट पे है या लॉन्ग टर्म कैरियर? देखो, जो बच्चा 2023 में मेरे इंस्टीट्यूट से निकला है ना, मेरी आज भी उस बच्चे से बात होती है, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी है। अब और मेरे को एक आपकी बात रुकेगी, मेरे को कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा है। कोरोना में एक बड़ी फेमस हुई थी कंपनी, लॉकडाउन में, सॉरी लॉकडाउन में, हाँ। दो ब्रदर थे, गौरव यादव और रोहित यादव, कुछ इस तरह का उनका नाम था। उन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट बनाए थे। तो एडवर्टीजमेंट वो कस्टमर से करवाते थे, ना कि हीरो हीरोइन को बुला के। उन्होंने कहा जो मेरा प्रोडक्ट यूज करेगा, आफ्टर 3 मंथ वो खुद उस चीज के ऊपर बैठते थे दोनों ब्रदर, और जो उनकी क्वेरीज रहती थी उनको पढ़ते थे, फिर उनको कॉल करते थे कि रिजल्ट क्या निकला। मतलब आपने भी ऐसा रखा है, जो बच्चा पढ़ के गया क्या कर रहा है, इस तरह से आप भी अपने देखो, ध्यान में वो रखेंगे? हमें प्लेसमेंट का ध्यान रखना होता है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, और टाइम टू टाइम उसको गाइड करना होता है। अब देखो, एक सवाल आता है कि हमारे पास जब भी बच्चा आता है, तो उसका सबसे पहला स्टेप जो मैं करता हूँ वो काउंसलिंग होती है। बिना काउंसलिंग किसी को एडमिशन नहीं दी जाती। बड़ी बात है, नहीं तो ऐसे हम जाते थे, लो वैसा आप किसी भी इंस्टीट्यूट में गए, एडमिशन ली, तो सिर्फ शुरू कर दिया आप, पढ़ना। हर एक हाँ, मतलब ऐसा हर ही एक होता व्यक्ति का अपना एक विजन होता है, माइंडसेट होता है। मेरे पास पिछले साल लगभग 150 से ज्यादा बच्चे इंस्टीट्यूट में विजिट किए, है 150। एक साल में, जो कोर्स की इंक्वायरी के लिए आए। और तो उसमें एडमिशन, से 50 ने एडमिशन ली। 100 फिल्टर पहले हो गए। अब 100 कौन फिल्टर हुआ? अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे लिए वो 100 बच्चे तो जरूरी थी। जरूरी थे, लेकिन मैंने उन 100 के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैं ध्यान किसके ऊपर दे रहा हूँ? जो 50। 50 मेरे पास आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 50 पढ़ने वाले हैं, इन्होंने लाइफ में कुछ करना है। और दूसरा, हर व्यक्ति जो मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेता है, जब काउंसलिंग होती है ना, उसमें एक वर्ड उसको लिख के दिया जाता है कि अगर आप हमारे कोर्स से सेटिस्फाई नहीं होंगे, तो नो। आपको सारा पैसा वापस रिफंड दे दूंगा। और पिछले 3 साल में एक ही बच्चे ने क्लेम नहीं किया है कि सर मुझे रिफंड दो। भाई साहब ने इंस्टीट्यूट खोले, मेरे को ऐसे मोटा मोटा लग रहा था 1 साल हुआ है, तो तीसरा साल ये कह रहे हैं, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा, 5 साल के बाद आप अपने इंस्टीट्यूट को कहाँ देखते हो? देखो, अभी हमारा जो विजन था, पहले 2 साल के लिए मैंने एक ही चीज सोची थी कि मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा चीजों को। जो सही बिजनेस मॉडल होगा वो 2 साल के बाद डेवलप किया जाएगा। ये थी अभी तक कि इंस्टीट्यूट क्यों खोला, कैसे खोला, फिर क्या इनको ऑब्स्टेकल्स आई, फिर बच्चों ने किस तरह से ट्रस्ट इनके ऊपर किया, उसके बाद जॉब कैरियर क्या रहेगा, क्या बच्चे आईटी फील्ड के लिए बने हैं सब बच्चे, उसके बाद हमारा इंस्टीट्यूट का विजन क्या रहेगा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि पर्सनल साइड इनकी तरफ से, मतलब मैं जानना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस। आज अगर आप स्टूडेंट होते आज अगर आप स्टूडेंट होते तो क्या सीखते? अगर आज मैं स्टूडेंट होता तो मैं वही सीखता जो सारे सीख रहे हैं। जैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मैं 12th में हूँ ना, आज प्रेजेंटली
मैं छोड़ तो मैं नहीं, कंप्यूटर कुछ नहीं कर रहा हूँ। अब एक समस्या यहाँ पे क्या राइज है, समस्या है कि जो मेरे आगे पीछे इन्वायरमेंट है, चाहे मेरे टीचर हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, सोसाइटी है, उन सब ने मुझे एक जाल में बांध के रखा होगा। टीचर बनो, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर एमबीबीएस बनो, करनी है। एमबीबीएस बनो, इंजीनियर बनो, ये करो, फलाने का लड़का ये कर गया, फलाने का ये कर गया। मैं भी उन बच्चों की तरह ही होता। अगर आज ये स्टूडेंट होते तो क्या सीखते, इसके बारे में उन्होंने कहा। अब मेरा रहेगा, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ का सबसे बड़ा लेसन आज तक क्या रहा? जो चीज मैंने लाइफ में आज तक सबसे ज्यादा सीखी है, और जो वो है, एक तो पेशेंस रखो, दूसरा जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। जरूरी है। इसके रिलेटेड मेरा एक जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है इनको। स्टार्टअप करने के लिए आपने लोन भी लिए होंगे। हर वो समस्या, जब बच्चे नहीं होते, कई बार क्या होता है कि हमारा 30 का बैच होता है, 20 ही एडमिशन ले पाते हैं। हमारा बिजली का बिल, हमारे टीचर्स, हमारे बहुत सारा, एक इंस्टीट्यूट को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत रहती है। मतलब आपका इंस्टीट्यूट बहुत सक्सेस, बहुत तरक्की पा रहा है। सक्सेस मतलब जो होती है, सक्सेस के साथ साथ आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हो? ये सब प्रेशर आपके ऊपर है, तो किस तरह से हैंडल करते हो? देखो, प्रेशर को हैंडल कैसे करना है, इससे बेटर आंसर ये है कि कैसे नहीं करना है। सिंपली कभी भी प्रेशर को फील होने नहीं देना, अपने आप को कभी भी प्रेशर अपने ऊपर हावी होने नहीं देना। ठीक है। दूसरा, बड़ी बात, देखो प्रेशर क्या है, प्रेशर होता है क्या बेसिकली। मतलब हम सोचते हैं कैसे करेंगे, कोई वैसी चीज आ गई, मतलब डर जाते हैं उसके लिए, फिर वो लेकिन दिमाग में मैंने होती है, अभी ना आपको नींद आएगी ना मैंने कुछ ना। आपको अभी बताया कि जिंदगी के दो लेसन, पेशेंस और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बिल्कुल। अगर मेरे 30 में से 20 बच्चे नहीं है, 10 बच्चों का बैच है, तो वही हमारे लिए। तो वो मेरे लिए अच्छा हो रहा है ना। अब क्यों हो रहा है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे पता चलेगा कि 30 क्यों नहीं आए, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं सोचूंगा। अगर 30 के 30 आ जाते ना, मैंने कभी नहीं सोचना था कि मैं कमियां क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, क्या है। वो हमारे और लिए एक लेसन है हाँ, जब इंसान का डाउनफॉल आता है ना, उसको जब कि वो हैंडल करता है, अगर डाउनफॉल नहीं आए ना, अगर सक्सेस का ग्राफ देखा जाए, तो वो सीधा नहीं होता, हाँ, वो ऊपर नीचे ऐसे 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 नीचे। ऐसे घूम के नीचे आएगा, फिर जाएगा ऊपर। बहुत सारे लोग आपको इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, समझ रहे हैं? बहुत सारे लोग आपके इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं कि मैं कुछ बनूं, कुछ करूं, और कैसे करूं। एक मेरा आपसे एक क्वेश्चन रहेगा कि जो भी यंग एंटरप्रेन्योर है, उनके लिए एक बेस्ट और हॉनेस्ट एडवाइस क्या रहेगी? बेस्ट और हॉनेस्ट, अगर किसी को एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आना है ना, तो पहली कुछ बातें मैंने ऑलरेडी बताई आपको कि उसको एक पेशेंस सीखना पड़ेगा। दूसरा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और जवाब देता हूँ कि बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में फर्क होता है। बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फर्क होता है। और जब तक वो बच्चा इन तीनों का फर्क नहीं समझेगा, उसके लिए बेस्ट उस हॉनेस्ट एडवाइस की उसके लिए हार्नेस एडवाइस क्या हो सकती है। उसको पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि इन तीनों में फर्क क्या है। ये सब सीखने के लिए आज हर एक हाई सेकेंडरी, हर एक हाई स्कूल, मतलब 8 से अबव जो स्कूल्स हैं, वहाँ भाई साहब जा रहे हैं, बच्चों को गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे हम पोस्ट भी देखते रहते हैं, कभी उस हाई सेकेंडरी में गए हैं, कभी उस हाई सेकेंडरी में गए हैं, और एक अच्छा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। और पॉडकास्ट धीरे धीरे कंक्लूडिंग की ओर हमारा जा रहा है। एट द एंड हमारे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे हमारा पॉडकास्ट क्लोजिंग की ओर जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स बिलावर, महानपुर, रामकोट और लोहीमलार, मतलब जो एडजाइनिंग एरिया में बोल रहा हूँ, ऐसे तो पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे इंडिया के जो बच्चे या जो लोग हमारे पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके स्टूडेंट्स के लिए आपका एक नो फिल्टर मैसेज क्या रहेगा? नो फिल्टर। देखो, स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक ही मैसेज है, और जो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि यार, आप जो भी कर रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे को ये नहीं पता है कि
दूध पीने से क्या होगा। लेकिन दूध पीता है। नहीं नहीं नहीं, बताता हूँ। जब तक उस बच्चे को ये नहीं पता होगा ना कि दूध पीने के बेनिफिट्स क्या हैं, वो कभी दूध नहीं पिएगा। आज बड़े सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे ना जो बोलेंगे हमारा बच्चा दूध नहीं पीता है। गलती किसकी है? पेरेंट्स की है। पेरेंट्स की। उसको उसके बेनिफिट समझाओ, उसके नुकसान समझाओ। उसको पता होना चाहिए कि दूध पीने से ये फायदा ये होता फायदा होगा, है, नहीं पियेंगे तो तो ये। ये नुकसान होगा। वो कभी मतलब दूध, फिर आप दूध की बिक्री कर रहे हाँ नहीं नहीं, ये देखो हैं। हॉनेस्ट एडवाइस थी, तो हॉनेस्ट यही है। आपका स्टार्टअप जो आपने स्टार्टअप किया है, उसके नेक्स्ट बिग प्लानिंग क्या है? मतलब कहते हैं ना 10 साल के बाद हम कभी बड़ी बार अनऑफिशियल बैठते हैं तो हमारी डिस्कशन होती थी, तो देखो वो मेरा प्रश्न है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मैं बता सकता हूँ वो पहला है। हमारा अभी एक फेज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें इस फेज के अंदर जो मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे 2 साल ऑब्जर्विंग में थे। मैंने कहा था कि पता होना चाहिए 10 साल में क्या करना है। फर्स्ट 2 साल ऑब्जर्विंग में थे, ऑब्जर्वेशन हो गई, ड्रॉबैक्स निकल के आए, हमने क्या करना है, क्या कमी है निकाल ली। अब ये है कि बिलावर के अर्जैनी जो एरियाज है, इन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से कुछ ऐसे कंप्यूटर सेंटर से हम टाई अप करेंगे जिनको हम हेल्प करेंगे उनकी ग्रोथ में। कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में हाँ मतलब जितने भी बिलावर के अर्जानी क्षेत्र में इंस्टीट्यूट हैं, भाई साहब सतर्क हो जाए। HCI आ रहा है, नहीं, HCI अब वहाँ मतलब ब्रांच, एडवाइस के लिए आ रहा है। हाँ हम उनकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। मतलब नॉट ए ब्रांच नहीं खोलने आ रहे, हाँ मैं, आपको देखो, मतलब आपने आपको किस तरह से अपडेट करना है हाँ उसको गाइड करने के लिए आए। हाँ उनको हम समझाएंगे ये प्रोसेस होगा, ये चीजें होंगी। अब उसमें भी हमारा ये है, फर्स्ट डे 2026 में हम 10 सेंटर के साथ काम करेंगे। 2026 में में 10 10 सेंटर सेंटरों के के साथ साथ काम करना है। उनकी जो समस्या थी, आज भी उनके पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे पास है। आज हमारा सेल्फ, जैसे मैंने भी सीखा था व्हाट इज कंप्यूटर, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, फलाना ढमकाना, ये सिखाते थे उस जमाने में। देखो मतलब जब मैं हम आपको पढ़ते एग्जांपल थे, मैं एग्जांपल देता हूँ। आज देखो एजुकेशन में कितना वही कंप एक ही कंप्यूटर हुआ करता एजुकेशन हमारे आगे पड़ा हुआ, मैं गया उसके बाद दूसरा आएगा, दूसरा गया तो तीसरा आएगा उसके ऊपर पड़ा। एजुकेशन में कितना कंपटीशन है। बहुत ज्यादा। कोई माँ बोले कि यार मेरा बच्चा आज नर्सरी में है, सीधा उसको 10th की पढ़ाई करा दो, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है? नहीं हो सकता। उसको स्टार्ट कहाँ से करेंगे? कैसे? जीरो ए से। फॉर एप्पल, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सेम कहानी हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं। स्टार्ट मैं जीरो से करता हूँ। कोई बोले कि मेरे पास कोई जड़ ऐसी वो है दवाई है, ऐसी मेडिसिन है या ऐसी सीधा जड़ी ही वो बूटी है, सीधा वो इंस्टेंट बन जाएगा? नो। बट मुझे ये पता है कि उसे जीरो से कैसे जीरो उठाना है, जीरो से हीरो कैसे जीरो से बनना हीरो कैसे बनाना है, वो मुझे पता है। है। अगर एज हिंदुस्तान कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के MD आपको मौका मिले, एक चीज एजुकेशन सेक्टर में आपको चेंज करनी हो, तो आप वो चीज क्या है जिसको आप चेंज करोगे एजुकेशन देखो सिस्टम? एजुकेशन सिस्टम की बड़ी समस्याएं हैं। अगर मुझे एक समस्या का समाधान करना हो, पहला जो समाधान मैं दूंगा कि हर बच्चे के लिए बराबर की एजुकेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। नो डिस्क्रिमिनेशन। एजुकेशन में कोई कैटेगरी ना हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन बच्चों में ना हो, कोई भेदभाव ना हो। अमीर का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा, गरीब का बच्चा भी उस स्कूल में पढ़ेगा, हर एक उस व्यक्ति का बच्चा उस स्कूल में पढ़े जिसमें हैव और हैव नॉट का कंसेप्ट ना ना। हो। एट द एंड हम बिल्कुल कंक्लूडिंग की ओर जा रहे हैं। बिलावर के अंदर क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर टाइप आपका चल रहा है, या आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं? देखो हमारा एक इनिशिएटिव था कि हम स्कूलों में जाके विजिट करें, मल्टीपल स्कूलों में विजिट करा, लोगों को गाइड किया, अवेयरनेस किया। एंड कुछ स्कूल्स ऐसे थे जो जिनका विजन अच्छा था, उन्होंने हमारे साथ बात करी, डिस्कस करा। एंड रिसेंटली हमने बिलावर के अंदर बिलावर पब्लिक स्कूल के साथ टाई अप किया है। पहला स्कूल हाँ, पहला स्कूल जो बिलावर पब्लिक स्कूल जो है, बिलावर इनका पब्लिक पहला स्कूल स्कूल है है, जिनके साथ जिसके इनका। साथ हमने टाई अप किया है, बड़े सर के साथ डिस्कस की है हमने। और आई थिंक पिछले 1 साल से हम 15 से 20 बार मिल के कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिनके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। एंड इस सेशन से हमारे कोर्सेज BPS के अंदर स्टार्ट हो रहे हैं।
बहुत डिटेल में हमने इनके साथ डिस्कशन की, बातचीत हुई। एट द एंड हर पेरेंट्स का सपना होता है मेरा बच्चा अगर बिजनेस में है, सक्सेस है, तो सक्सेस होने के बाद क्या ज़रूरी है, क्योंकि वो थे हमारी एक कैरियर के ऊपर क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन इनसे रहेगा, शादी कब कर रहे हो? देखो, क्या मम्मी पापा का प्रेशर नहीं है इस चीज़ के लिए? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है बोलते तो होंगे। ना। बोलते तो है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जल्दी जल्दी शादी कर ले, सब कुछ जल्दी हो जाए। बट एज ए बिजनेसमैन, एज ए एंटरप्रेन्योर, मेरा इसके लिए भी प्लान है शादी कि कब कब करनी करनी है। है? शादी के लिए भी प्लान बना हाँ, के रखा है। कि किस स्टेज के ऊपर आके करनी है। क्योंकि जब आप देखो, जब मुझे पता है कि सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बोलूँ मुझे पता है कि मैं आज 2026 में 2029 में शादी करनी है, मेरे माइंड में क्लियर है। मैं 2029 तक शादी के बारे में सोचूंगा? नहीं सोचूंगा ना। मुझे 5 साल पहले पता है 2029 में शादी करनी है, मैं नहीं सोचूंगा। और जब मैं उस एक पॉइंट के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो उस समय में बाकी जो जिस चीज के ऊपर मुझे फोकस करना, मैं कर रहा हूँ ना। माइंड डिस्ट्रैक्टेड नहीं है। एक क्वेश्चन है इसके साथ। आज और कल मैं इंस्टाग्राम सब चलाते हैं, उसमें एक बड़ा वायरल हो रहा है एक वीडियो। एक माता जी अपनी बेटी की शादी के लिए बड़ी परेशान है। बेटी ने कहा मुझे अभी पढ़ना है, मैं अपने फ्यूचर को बना रही हूँ। एमबीबीएस की छात्र थी और अपनी फील्ड के मतलब लोगों के साथ ही मतलब कोई होगा उससे मैं शादी करूंगी। अब उसकी एज 34 होगी, सक्सेसफुल डॉक्टर भी बन गई है। लेकिन कहते हैं ना कि जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड का अगर व्यक्ति होगा तो हमारी वाइब मैच करेंगी। तो बहुत सारा उन्होंने ढूंढा, उनको वो रिश्ता नहीं मिला। अब उसके बाद उन्होंने अदर फील्ड में भी ढूंढना शुरू किया। तो उन्होंने कहा हमारी बेटी तो बड़ी खूबसूरत है जी, जब रिश्ते होने लगे। तो ऐसे लोगों से हम क्यों शादी करें? ऐसा ना हो अपनी फील्ड या उस तरह का सोचते नहीं सोचते नहीं वो नहीं समय निकल नहीं जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमने उसके लिए कोई कंडीशन नहीं रखी हुई है शादी के लिए कि लड़की ऐसी होगी ऐसी, नो, कोई कंडीशन नहीं है, ओपन है। एट द एंड क्या कहोगे, जो भी दर्शक, जो भी स्टूडेंट्स, जो भी लोग हमारी पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? देखो, आपके इस चैनल के ऊपर दो तरह के लोग हम इस समय देख रहे होंगे। एक स्टूडेंट्स होंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, एक पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं। दोनों के लिए एक हॉनेस्ट एडवाइस ये रहेगी, बच्चों के लिए स्पेशली, कि यार आपको जो अच्छा लगता है ना उस फील्ड में घुस जाओ। और जो ट्रेडिशनल ट्रैप है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, जॉब्स का, ये सब का ना, उससे बाहर निकलो। पेरेंट्स के लिए एडवाइस ये रहेगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चों को उस इन्वायरमेंट से बाहर लेके जाना। बहुत बड़ी बात कही है दिनेश जी ने। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट था। अगला पॉडकास्ट कैसा होना चाहिए, किसके ऊपर होना चाहिए, हर तीसरे दिन मैं कोशिश करूंगा पॉडकास्ट के लिए। इस तरह के पॉडकास्ट आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।